हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे तालिबान पूरे वेस्ट के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है और साथ साथ में तालिबान भी अछूता नहीं है जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर हमें पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और ये चीज हमें बार बार देखने को मिली है कि जहां पे भी इंस्टेबिलिटी रही है वहां पे पावर स्ट्रगल दोबारा से खड़ा हो जाता है। हम इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल पढ़ दिया और आप एक न्यूज एंकर बन जाएं। एजुकेटर का एक काम होता है वो ये कि आपको सिंप्लीफाइड वे में चीजें बताएं और अगर कोई बैकग्राउंड देना हो तो वो बैकग्राउंड भी दें, हालांकि ब्रीफली बैकग्राउंड दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं तालिबान की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कवर दिस एज वेल। बट इसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब संडे को यानी रविवार के दिन तालिबान के जो लीडर हैं हिबातुल्लाह, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान को कोई वेस्टर्न लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है और डेमोक्रेसी अब मर चुकी है और अफगानिस्तान के लिए ये इररेलेवेंट है, अब कोई भी रेलेवेंसी ये नहीं रखती है। अब हालांकि जब तालिबान ने 2021 में सीज किया था तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि हम एक मॉडरेट स्टांस रखेंगे, हम थोड़े लिबरल भी होंगे, हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, यानी कि स्ट्रिक्टली हम अपने ऑथोरिटेरियन रिजीम को एनफोर्स नहीं करेंगे। और फिर यह चीज उन्होंने कही कहां पे, कांधार के ईदगाह मॉस्क पे, जब वो ईद मुबारक कहने के आए थे और उन्होंने वहां पे कहा कि हम अपने लॉज खुद बनाएंगे, हम ऐसा कोई भी लॉ हमारी कंट्री में नहीं लेके आएंगे जो वेस्ट से ओरिजिनेट होता हो। और इसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया एक्स के ऊपर भी, राइट। और उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली जो हम लॉ लेके आएंगे वो शरिया के ऊपर होगा, यानी कि शरिया लॉ को इंटरप्रेट करते हुए हम स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स करेंगे। ऐसा आप काफी सारे आर्टिकल्स में देख सकते हो। तालिबान लीडर्स डिक्लेयर्स नो नीड फॉर वेस्टर्न लॉज, डेमोक्रेसी इज डेड इन अफगानिस्तान, ऐसा वो काफी सारे आर्टिकल्स में भी प्रिंट हुआ है, पोस्ट हुआ है। बट सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जब से तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर किया है, यानी कि 2021 के अंदर जब यूएस की फोर्सेस विड्रॉ करती हैं, अब हम ब्रीफली जानते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब आपको पता है कि जब मैं बात करता हूं कि जब एक ब्रूटल सिविल वॉर हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था और वो चाहते थे कि इस्लामिक रूल अफगानिस्तान के अंदर आए, बट कहीं ना कहीं जब यूएस फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया 2001 के अंदर तो उनकी ताकतें कमजोर हो गई थी। बट दोबारा से उन्होंने अपने आप को रिगेन कर लिया है, दोबारा से अपने आप की रिजीम को एस्टैब्लिश कर लिया है, या फिर आप कह सकते हो अफगानिस्तान में अब तालिबान का रूल है। बट ये जो सिविल वॉर की बात कर रहा हूं ये क्या है और तालिबान उस सिविल वॉर के बाद में कैसे निकल के आया। आप सभी को याद होगा कि 1978 के अंदर एक मिलिट्री कू हुआ था सौर रिवॉल्यूशन के तहत, जहां पे यूएसएसआर ने अपनी बैक्ड गवर्नमेंट यानी कि कम्युनिस्ट रिजीम को रूल किया या एस्टैब्लिश किया अफगानिस्तान के अंदर। अब एक तरफ तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, हालांकि कोई वॉर नहीं थी बट पीस भी नहीं था। ये दोनों नेशंस अपनी डोमिनेंस को एक्सटेंड करना चाहते थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, बट ये यूएसए को पसंद नहीं आ रहा था। तो यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलके, सऊदी अरेबिया के साथ मिलके वहां पे जो मुजाहिदीन फाइटर्स थे, अब मुजाहिदीन का मतलब एक अरेबिक टर्म में होता है वो लोग जो कि इंगेज हैं एक वॉर में, जहां पे वो जिहाद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें वो अपने आप को होली फाइटर्स कहते हैं। और ये लोग और इस्लामिक रूल के तहत जितनी भी सरकारें चल रही हैं वो उन लोगों को जो कि जिहाद में नहीं मानते, वो इस्लामिक लॉ में नहीं मानते, उन्हें वो काफिर्स कहते हैं, उन्हें वो नॉन बिलीवर्स कहते हैं। अब ये चीज यूएसएसआर को भी पता थी कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे, जहां पे यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ये सारे के सारे मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करके उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। लेकिन ये मुजाहिदीन फाइटर्स वहां पे कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ क्यों इतना ज्यादा अटैक कर रहे थे या फिर क्यों इतना अपोजिशन दिखा रहे थे? क्योंकि वो कम्युनिस्ट रिजीम जो है वहां पे बहुत ज्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आ रही थी, जैसे कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना हो, वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करना हो, जो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और उसकी वजह से मुजाहिदीन खड़ा होता है। और काफी सारे ऐसे लोग जो कि मुजाहिदीन इस आर्मी का पार्ट बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन से आते हैं, और इसमें ओसामा बिन लादेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, राइट। और इसमें जो आईसिस के जो ओरिजिनेटर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम था जरकवी। अब बात यहां तक नहीं रहती, उसके बाद में
लेकिन यूएसएसआर ये भी चाहता था कि वो मुजाहिदीन को भी फाइट करे, मुजाहिदीन फाइटर्स को भी, और साथ साथ में जो सरकार है उसको भी गिरा दे। यानी कि वो प्रो कम्युनिस्ट रिजीम जो है उसको भी वो गिराना चाहते थे और दूसरी सरकार लाना चाहते थे। बट जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वहां से जो यूएसएसआर की फोर्सेस हैं जब वो इन्वेड करती हैं 1979 में, फिर उसके बाद में वो वहां से विड्रॉ कर लेती है अपनी फोर्सेस को, और 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और फिर उसके बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड आता है जिसमें आपकी थी यूएसए। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए जब वहां पे सिविल वॉर होती है, तालिबान अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। लेकिन यूएसए ने 2001 के अंदर क्यों इन्वेड किया? क्योंकि आप सभी को पता है जब 9/11 के अटैक होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अलकायदा, और उसका लीडर होता है ओसामा बिन लादेन, जो कि कहीं ना कहीं जाके अफगानिस्तान के अंदर बैठ जाता है और उसको सपोर्ट कर रही होती है तालिबान गवर्नमेंट, और उसकी वजह से यूएसए वहां पे इन्वेड करता है। बट 2021 में जब, ऑब्वियसली बात है, उससे पहले जब अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, और जब उन्हें लगता है कि हम तालिबान को नहीं हरा सकते, तो वो 2021 में विड्रॉ कर लेते हैं। अब यही चीज जब से इन्होंने पावर को सीज किया है तालिबान ने, तो आपको देखने को मिलेगा जो तालिबान के लीडर हैं कहीं ना कहीं उनका दबदबा है इन पॉलिसीज को डायरेक्ट करने के अंदर। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जहां पे सिर्फ इस्लामिक लॉ चले, इस्लामिक रूल चले, कोई भी वेस्टर्न लॉस, कोई भी डेमोक्रेसी, यानी कि जो रिफॉर्म्स चाहते हैं वो ना पॉसिबल हो पाए। इनिशियली उन्होंने प्रॉमिस भी इस चीज के बारे में कहा था। अब आगे जानेंगे कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं और कैसे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें यूएस और वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे नेशंस इस्लाम के खिलाफ या फिर इस्लाम पे अटैक करते हुए नजर आते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बट उससे पहले जो 2025, 26, 27 की तैयारी करने का सोच रहे हैं, हम आप उनके लिए कंप्लीटली फ्री कोर्सेज लेके आए हैं, जिसमें आप प्रीलिम्स PYQ टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। यूपीएससी का बिगनर्स किट, जिसमें हम सिलेबस, एनसीईआरटी सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और यहां तक कि जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के भी सारे करंट अफेयर्स एक जगह हमने कंपाइल कर दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। आप इन चीजों को फायदा उठा सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब ये साफ साफ जब ये सरमन दे रहे थे, यानी एक भाषण दे रहे थे ईद के ऊपर, तो उन्होंने वेस्टर्न नेशंस को क्रिटिसाइज किया और एक्यूज या फिर इल्जाम लगाए कि ये कैसे वेस्टर्न नेशंस मुस्लिम्स के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं या फिर ये खड़े हो रहे हैं, और इन्हें ये काफिर्स, नॉन बिलीवर्स कहते हुए नजर आए कि ये जो लोग हैं ये इस्लाम के लिए खतरा है। वो कहते हैं और एक एविडेंस देते हैं, जैसे कि इजराइल हमास वॉर का ही एग्जांपल दे लीजिए कि किस तरीके से आपको हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है इस्लाम के अंदर, राइट। और वो कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स हैव यूनाइटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब ये जो इनके रिमार्क्स हैं, जो इनके स्टेटमेंट हैं, ये साफ साफ ये दर्शाते हैं जो तालिबान का हमेशा से स्टैंड रहा है, वो ये रहा है कि हम वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ अगेंस्ट हैं, और ये रेटोरिक काफी टाइम से चला आ रहा है, और इसी वजह से ये अपने आप की एस्टैब्लिशमेंट को किसी भी नेशन के अंदर एस्टैब्लिश कर पाते हैं। हालांकि इस नेशन ने काफी देशों के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हैं तालिबान ने, चाहे वो चाइना हो, यूएई हो, बट अभी तक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पे इनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। उसकी वजह है जिस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, उसकी वजह है कि किस तरीके से ये जो वुमेन के राइट होने चाहिए उनको बैन लगाते हैं, उनको फ्रीडम नहीं देते, उनको लिबरलाइज नहीं करते, राइट। स्पेशली जब से तालिबान की सरकार आई है तो उन्होंने ये कहा है कि शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट भी किया जाएगा और ग्राउंड पे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सप्रेस कर रहा है अफगान वुमेन और गर्ल्स को, यानी कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, जैसे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। काफी ऐसी जॉब हैं जो वो ले नहीं सकती हैं, और जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे पार्क्स, जिम्स एंड बाथ हाउसेस, वहां पे वो जा नहीं सकती, वहां पे कंप्लीटली उनके लिए बैन है। इनिशियली इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम मॉडरेट स्टांस रखेंगे, हम ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली हम सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, बट जिस तरीके से अब हमें इनकी पॉलिसी देखने को मिल रही है वो बिल्कुल इस स्टांस के अगेंस्ट है। हालांकि तालिबान जो है वो यूएस के साथ में कंटिन्यूसली इंगेज कर रहा है, और उसका एग्जांपल आप देख सकते हो जब इन्होंने प्रिजनर एक्सचेंज किए, राइट। फॉर एग्जांपल तालिबान ने काफी सारे अमेरिकन जो थे उनको डिटेन कर रखा था, उनको फ्री कर दिया, और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कंफर्म करते हुए बताया। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में तो काफी सारे इंटरेक्शंस बढ़े हैं, बट फिर भी हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने को मिलते जब हम यूएस की पॉलिसी की बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ।
बट हालांकि जब यूएस ने इन्वेड किया था 2021 के अंदर, तो उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में है। इसीलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में थोड़े रिलेशनशिप अच्छे बनाए जाएं, जिससे कि वो अफगानिस्तान के साथ में बात करके वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको विड्रॉ कर सके। बट अभी आपको जैसे पता है कि जब से तालिबान का रूल आया अफगानिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम पे तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट होगी। और शायद जो ये प्रिजनर एक्सचेंज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक और मकसद है कि हम तालिबान के साथ में कुछ अच्छे रिश्ते रखें, जिससे कि हमारी फोर्सेस वहां जाके उन टैंक्स को, उन इक्विपमेंट्स को वहां से विड्रॉ करवा सकें। और तालिबान कंटिन्यूअसली ये डिमांड करता है कि जो आपने हमारे अफगान एसेट्स को होल्ड करके रखा है अब्रॉड में, आप प्लीज उनको रिलीज कर दीजिए। अब समझ में आनी चाहिए बात, जब तालिबान ने रिटेक किया, या आप बोल सकते हो कि टुक ओवर किया अफगानिस्तान के अंदर और अपना रूल एस्टेब्लिश किया, तो उस टाइम से यूएस, जर्मनी, यूके, इन्होंने काफी सारे एसेट्स जो है वो फ्रोज कर रखे हैं अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के, जो कि इन नेशंस के अंदर हैं। अब पहला उसका रीजन तो ये है, यूएस ने तो हालांकि अराउंड $7 बिलियन के वर्थ जो एसेट्स हैं उनको फ्रोज कर रखा है। और सबसे बड़ा रीजन ये कहते हैं कि हो सकता है कि तालिबान एक्सट्रीमिस्ट को फंडिंग करे, हो सकता है दोबारा से हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिले। और मैं आगे बात करूंगा कि किस तरीके से तालिबान की सरकार भी अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और वहीं से पावर स्ट्रगल बिगिन होता है अफगानिस्तान के अंदर। बट पहला रीजन तो ये है। दूसरा, अगर इन्हें कहा जाता है कि अगर आपको जो एसेट्स हमने फ्रीज कर रखे हैं अगर आपको चाहिए, तो आप ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखिए, आप जो वुमेन राइट्स हैं उनका ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे लॉज लेके आएंगे जहां पे आप वुमेन को बैन करेंगे जॉब से, एजुकेशन से, पब्लिक प्लेसेस से, तो हम आपके एसेट्स जो हैं वो रिलीज नहीं करेंगे। और आपको पता है कि अभी अफगानिस्तान की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा जूझ रही है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। हालांकि कुछ नेशंस ने उनको फंडिंग दी है, जैसे चाइना और यूएई ने, बट वो काफी नहीं है। इसलिए यूएस जो है वो तालिबान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करे। तो क्या हमें दोबारा से यूएस का इन्वेजन देखने को मिलेगा? मुझे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है। आप क्या सोचते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, अब पावर स्ट्रगल कैसे चालू हो गया? पहली चीज, अभी तालिबान की सरकार है, राइट, लेकिन उस पर अगर बाहरी ताकतों की बात करें, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, तो एक तरफ तो इस्लामिक स्टेट भी तालिबान पे अटैक करता है, एक उनके खिलाफ ही इंसर्जेंट्स जो हैं वो आर्म्स उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी इंसर्जेंसी, जो एंटी तालिबान इंसर्जेंसी है वो खड़ी हो रही है, और उसका रीजन है पावर स्ट्रगल। लेकिन अंदरूनी भी मामले जो हैं वो सही नहीं है। हालांकि जो हिबतुल्लाह है, जो वहां के लीडर हैं तालिबान के, उनके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लोज सर्कल में हैं, वो ऐसा हार्डलाइन स्टांस रखते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी मान्यता नहीं रखते हैं, वो इनके साथ में एग्री नहीं करते हैं, और इसी वजह से तालिबान में हमें इंटरनल डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान आने वाले टाइम पे दोबारा से जूझेगा, दोबारा से हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू पावर स्ट्रगल। राइट, कुछ ऑफिशियल्स ने तो ये भी कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल नेशन से, जिससे कि हमें फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट मिल चुके, लेकिन उसके लिए आपको जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा। राइट, उनमें थोड़ी ढिलाई बरतनी पड़ेगी। बट हावेवर जो यहाँ के लीडर हैं वो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि तालिबान का रूल तो ऐसे ही चलेगा, और उसका जो गवर्न किया जाएगा वो स्ट्रिक्टली इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे किया जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान लीडर के अगेंस्ट कोई ऐसी जेन्युइन और क्रेडिबल अपोजिशन नहीं खड़ी, जिसकी वजह से इन लीडर की ताकतें और बढ़ती जा रही हैं। बट हालांकि उसी तालिबान लीडरशिप के तहत या फिर उसी तालिबान रिजीम के तहत उनके अंदर काफी सारे इंटरनल डिविजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे तालिबान की सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, चाहे से वो इंटरनली बात करें या फिर एक्सटर्नली बात करें, या फिर यूएस और वेस्टर्न नेशंस है उनके प्रेशर की बात करें। तो आगे आने वाले टाइम पे आपको पावर स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा। होपफुली आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, मैंने हर चीज आपको समझाई है। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जीएस प्लस सीसैट का कोर्स लेके आए हैं, जो कि 9,999 में अवेलेबल है। और एक बार आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो मेंस की पूरी तैयारी होगी हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर। इट विल बी फ्री फॉर यू।
सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन आवर शोल्डर्स। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट इन जीएस, मुझे जीएस में इतनी दिक्कत नहीं है, तो आप मधुकर सर का पर्सनलाइज कोर्स ले सकते हैं जो कि सीसेट का है, ओनली फॉर 2999, जिसके सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा कंप्लीटली फ्री किट है उसको लेना मत भूलिएगा। चाहे से आप अपने घर पे तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपको रिसोर्सेज ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसे आप शेयर कीजिए, जिससे दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज योर टाइम मैटर्स टू मी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।